मेरा नाम है शिखर और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक पर। और आप सभी जानते हैं कि मैं हर संडे आपके लिए संडे स्पेशल की क्लास लाता हूं, जिसमें हम टॉप हिंदी के PYQs डिस्कशन करते हैं। और ये जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके रीट, सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट इन सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और ये आपके सी टेट और MP टेट के लिए भी आप इसको रख सकते हैं, क्योंकि मैंने इनमें वो क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्वेश्चन सीरीज को, देखते हैं कितने क्वेश्चन क्या कुछ सीखेंगे हम। और हम अपने प्रश्न पर आ चुके हैं और हमारा जो आज का पहला प्रश्न है देख सकते हैं स्क्रीन पर। क्या इस प्रश्न है हमारा कि जिसकी कल्पना ना की जा सके उसे क्या कहते हैं। आप सभी सोच रहे होंगे ये तो बहुत ही ईजी सा प्रश्न है। तो डियर गाइस, आज का जो लेवल होने वाला है वो लो टू हाई होगा, यानी हम पहले शुरुआत इजी क्वेश्चन से करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम टफ की ओर बढ़ेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये आप सभी को पता है कि जिसकी कल्पना ना की जा सके वो अकल्पनीय होता है। इसका राइट आंसर तीसरा है, थर्ड है। और अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि जो बुढ़ापा शब्द है ये क्या है। तो ये बुढ़ापा शब्द आप सभी जानते हैं कि इसमें क्या है, बूढ़ा प्लस जुड़ा हुआ है पा। तो आप सभी को पता होगा ये क्या है। ये हमारा किसी न जाति को दिखा रहा है, ना हमारे भाव को दिखा रहा है, बल्कि ये किसी एक व्यक्ति की उम्र को, व्यक्ति की एज को ये बता रहा है, उसको प्रदर्शित कर रहा है। कहने का मतलब इसका जो राइट आंसर है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसका राइट आंसर तीसरा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि संसार में सबसे बड़ा दंड क्या है। तो आप सभी को पता है कि संसार में सबसे बड़ा दंड मृत्यु दंड होता है। आर्थिक दंड एक बार किसी को भी दिया जाता है तो आसानी से वो, या आसानी से ना कह के वो मेहनत करके भी उसको पूरा कर सकता है। और अग्रिदंड ये भी एक तरह से पूरा किया जा सकता है। कहने का मतलब पहले ही दंड दे दिया जाए किसी कार्य को करने से पहले। लेकिन मृत्यु दंड एक ऐसा दंड है कि जो कि एकदम अंतिम चीज़ होती है। कहने का मतलब मृत्यु के बाद इंसान रह ही नहीं जाता है, तो उसके बाद वो कोई चीज़ें कर ही नहीं सकता है। तो इसलिए सबसे बड़ा दंड ये मृत्यु दंड है। किसी किसी को मृत्यु दंड ना देके आपने सुना होगा काला पानी की सज़ा हो जाती है। बोलते हैं लोग बोलते हैं कि उनको काला पानी की सज़ा हो गई। ये आपने मूवियों में देखा होगा। मूवियों में अक्सर दिखाते हैं पुरानी मूवियों में कि काले पानी की सज़ा हो गई है। तो काले पानी की सज़ा भी मृत्युदंड के समान ही होती है। इसमें भी जो आपका मनुष्य होता है वो जीवित होता है काला पानी में। बस इतना फ़र्क होता है मृत्युदंड और काला पानी में। और काला पानी का मतलब यही हुआ कि उसको ऐसी जगह पर रखा जाता है जहाँ पे वो न किसी को देख सकता है, न कोई उसे देख सकता है। बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो चौथा प्रश्न हमारा है वो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि चॉम्स्की, आप देख सकते हैं डैश है फिर संबंधित हैं। अब क्रियात्मक विकास से, जन्मजात भाषिक क्षमता की अवधारणा से, या भाषिक क्षमता के अभ्यास, नकल व रटने पर आधारित होने की धारणा से, या चौथा है भाषा का परिवेश के साथ। अब क्रियात्मक विकास से इनका कोई संबंध नहीं है, जन्मजात भाषिक क्षमता की अवधारणा से भी कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये फ्रायड थे। जन्मजात की बात अगर आती है तो हम फ्रायड का नाम लेते हैं। भाषिक क्षमता के अभ्यास, नकल व रटने पर आधारित होने की अवधारणा। अब इसमें देखिए नकल और रटने की बात कही गई, जो कि चॉम्स्की या कोई भी आपके जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, रटने पर किसी ने बल नहीं दिया है। अधिकतर में जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपनी अपनी थियरीज दी हैं उनमें उन्होंने रटने पर बल किसी भी चीज़ में नहीं दिया है। बालक अनुकरण के द्वारा सीखता है, ये सत्य है, पर रटना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर वो चौथा है, यानी भाषा परिवेश के साथ। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा भाषा का परिवेश के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि भाषा के सीखने के क्रम में बालक में सबसे पहला विकास होता है। तो बालक में सबसे पहला विकास क्या होता है, तो देखते हैं ऑप्शंस। पहला है मौखिक अभिव्यक्ति, दूसरा है पढ़ने से संबंधित योग्यता, तीसरा है लिखित अभिव्यक्ति और चौथा है मौखिक शब्दावली। तो भाषा के संबंध में जो बालक में सबसे पहले जो विकास होता है वो मौखिक शब्दावली का होता है। यानी जो बच्चा होता है वो पहले मौखिक शब्दों को बोलना शुरू करता है। जैसे कि आपने सुना होगा, पहला बच्चा स्वर बोलना शुरू करता है, फिर व्यंजन, जैसे कागा व्यंजन बोलना शुरू करता है, फिर स्वरों को अपना जैसे शुरू में कागा वगैरह शब्द बोलता है, मामा। बाद में अच्छा होता क्या है, मामा नहीं बोलता है, वो बोलता है माँ। लेकिन उन्हीं शब्दों को दो बार लगातार जल्दी जल्दी बोल जाने की वजह से वो मामा हो जाता है। और यहीं पे एक चीज़ और आती है, जैसे कि उसने आप बोला कि जैसे मौखिक शब्दावली की बात की, और मौखिक शब्दावली के बाद उसकी मौखिक अभिव्यक्ति स्टार्ट होती है। यानी कि इसका राइट आंसर तो डी है। बट मौखिक शब्दावली के बाद अगर हम अगला देखें तो मौखिक अभिव्यक्ति फिर उसकी होना शुरू हो जाती है, और इसके बाद पढ़ने संबंधी योग्यता आती है, इसके बाद पढ़ने संबंधी योग्यता आती है, और फिर उसके बाद लिखित संबंधी योग्यता भी आ जाती है इसके साथ साथ। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा पाँचवा क्वेश्चन क्या कहता है। पाँचवा क्वेश्चन कहता है कि 4 वर्ष की अवस्था तक बालकों का शब्द भंडार लगभग हो जाता है। कितना हो जाता है, 450, 272, 900, 1600। इसका जो राइट आंसर वो चौथा है, यानी उसका कितना हो जाता है, 1600 हो जाता है। अब मैं आपको लिपजिंग के अनुसार बताता हूँ कि किस वर्ष में कितना शब्द भंडार हो जाता है। चलिए इसके लिए लेते हैं एक ब्लैंक स्लाइड और देखते हैं क्या है।
तो दोस्तों हम जे थॉमसन के अनुसार थॉमसन के अनुसार लिपसिट शब्द भंडार देखेंगे। लिपसिट शब्द भंडार देखेंगे। अच्छा, अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो जैसे हम पहले देखते हैं 18 मंथ। 18 मंथ में कितना होता है? 8 से 10 शब्द। ये इधर हम शब्द डाल देते हैं, इधर हम माह या वर्ष डाल देते हैं। फिर हम डालते हैं 2 वर्ष। तो 2 वर्ष का जो बालक होता है इसका शब्द भंडार 272 शब्द होते हैं। कितना होता है? 272, यानी 200 से 300 के बीच होता है। प्रॉब्लम में ये कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ बच्चों में शब्द भंडार ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए एवरेज में 200 से 300 लिखा जाता है। और यहीं पे अगर 2.5 वर्ष की बात की जाए तो शब्द भंडार आप देख सकते हैं किस तरह से बदल जाता है। 272 से 450 शब्द, यानी 450 शब्द ये आपके हो जाते हैं। और फिर 3 वर्ष में अगर हम इसी को देखें तो 3 वर्ष में आपका 1000 शब्द हो जाता है। और ये 3.5 वर्ष में जाके 1250 शब्द हो जाता है। अब अगर हम इसी के बाद 4 वर्ष की बात करें तो 4 वर्ष में हम देखते हैं, आई होप आप लोग नोट कर लेंगे बाद में। तो 4 वर्ष की अगर हम बात करें तो 4 वर्ष में ये आपके 1600 शब्द हो जाएंगे। 4.5 वर्ष की बात की जाए तो 4.5 वर्ष में 1900 शब्द हो जाते हैं। और 5 वर्ष में आकर ये 2100 शब्द हो जाता है। और अगर 6 क्लास की बात देखी जाती है, अब ये आपका वर्ष नहीं है, क्लास की बात है, तो ये आपके 50,000। और इसके बाद अगर देखा जाए तो इससे आगे बढ़ता चला जाता है। ये रेशियो जो आपका होता है ये इसके आगे बढ़ता चला जाता है। तो उस शब्द भंडार के बाद हम आ गए हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6वां है कि अध्यापकों को प्रयास करना चाहिए कि वह बच्चों को पढ़ाने के लिए जिस सामग्री का चयन करें उसका संबंध बच्चों के किससे होना चाहिए? कौशलों से, पाठ्यक्रम से, जीवन से, इनमें से कोई नहीं। अब बच्चों के कौशलों से संबंधित हो उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो भी, उनके अंदर उतने कौशल विकसित ही नहीं हुए हैं या आए ही नहीं हैं, छोटे बच्चे हैं। पाठ्यक्रम से अगर होता है तो एक बार माना जा सकता है, लेकिन अगर उनसे उनके जीवन से संबंधित होता है तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका जो राइट आंसर वो तीसरा है, यानी जीवन। अब अगर बच्चों को आप उनके जीवन के तौर पे, कहने का मतलब वो जैसे छोटे बच्चे हैं, जो कहानियाँ उनकी जो बुक में होती हैं वो उनको सीख देती हैं, लेकिन वो सीख उनको बोरिंग लगता है। उनको अगर आप उनके जीवन से रिलेट करके पढ़ाएं, जीवन से जोड़ कर पढ़ाएं, जैसे मैं सीडीपी में आपको जब प्रश्न कराता हूँ तो अक्सर मैं जीवन से आपके संबंधित करके चीज़ों को पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो बच्चों को अगर पढ़ाए तो उनको और इंटरेस्ट आता है। जैसे अब उनको आप मछली जल की रानी वगैरह जो कविताएं सुनाई जाती हैं वो देखिए कितने बेहतर ढंग से सुनाई जाती हैं। या काउंटिंग अगर आप उनको सिखा रहे हैं, मान लीजिए कोई बच्चा है वो कंचे जो होते हैं वो बहुत सारे बच्चे कंचे खेलते हैं, या मान लीजिए कुछ कार्ड खेलते हैं, कुछ भी खेलते हैं, तो आप उनको उन चीज़ों के माध्यम से काउंटिंग सिखा सकते हैं, उंगलियों के माध्यम से काउंटिंग सिखा सकते हैं, चिड़िया या पक्षी वगैरह को दिखाकर उनको काउंटिंग सिखा सकते हैं। या बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको दिखाकर आप उनको बेहतर ढंग से काउंटिंग सिखा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी को निम्न में से क्या विकसित करने के लिए पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए? अब देखिए, पर्याप्त स्थान किसके लिए मिलना चाहिए? व्याकरण के नियमों का स्मरण। अब स्मरण जैसी बात आ गई है, एक सही मान सकते हैं, लेकिन व्याकरण के नियम बच्चा अभी जब छोटी क्लास में है तो कहाँ स्मरण कर पाएगा? कल्पना और सृजनात्मकता, बिल्कुल सृजनात्मकता बच्चों में, छोटे बच्चों में सृजनात्मकता नहीं देखी जा सकती। अहम की भावना की कोई बात ही नहीं होती है। मातृभाषा का ज्ञान होना व उनका प्रयोग होना। इसका जो राइट आंसर वो चौथा है। मातृभाषा का ज्ञान का मतलब ये है कि अगर उनको, जैसे हमारी मातृभाषा या आपकी मतलब जैसे हिंदी है, अगर बच्चों को हिंदी के बारे में बेहतर अगर बताया जाता है, समझाया जाता है, देवनागरी लिपि के बारे में बेहतर ढंग से लिखना सिखाया जाता है, पढ़ना सिखाया जाता है, तो उस लिपि को जब वो बेहतर ढंग से जानेंगे, समझेंगे, तभी तो उसका प्रयोग आगे चल के बेहतर ढंग से करेंगे। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। और क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उससे गद्य भाग से अलग करता है? किससे अलग करता है? गद्य भाग से अलग करता है। आपका ऑप्शन देखिए, भाषा सौष्ठवता की महत्ता, शब्द भंडार में वृद्धि, भाषा प्रयोग की छटाएं, या गेयता। ये जो प्रश्न है ये आपके रीट, यूपिटर दोनों में आया हुआ है और अलग अलग वर्षों में आया हुआ था। वर्ष तो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन ये जो है ये आपके दोनों में, कहने का मतलब दोनों में आया हुआ है। अब गेयता का मतलब ही नहीं पता था। गेयता का मतलब होता है गाने। आप इसका राइट आंसर आराम से बता सकते हैं। मैंने गीता का अर्थ बता दिया। गीता का अर्थ होता है गाने। इसका राइट आंसर चौथा यानी गीता, क्योंकि कविता शिक्षण में जब आप पढ़ते हैं तो सुर लय ताल के साथ पढ़ते हैं। जैसे कि मछली जल की रानी पढ़ी जाती है
देखिए उसमें सुर के ताल के साथ टीचर पढ़ाता है बच्चों को, तो बच्चे भी उसी तरह कहते हैं, उसी तरह से हाथ जैसे हिलाते हैं, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो उसी तरह से बच्चे भी उसको बेहतर ढंग से उस उन्हीं के अनुकरण करके शिक्षक का उसी तरह बोलने की कोशिश करते हैं, और फिर वो कविता उनको बेहतर ढंग से याद हो जाती है क्योंकि उनमें उनकी रुचि आ जाती है। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन हमारा कहता है भाषा विकास में कौन सी श्रवण कौशल की उपयोगिता नहीं है। अब भाषा विकास में कौन सी श्रवण की उपयोगिता नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन है वो शुद्ध उच्चारण करने में है। पहला ऑप्शन क्या कहता है, शुद्ध उच्चारण करने में। दूसरा है शब्द भंडार की वृद्धि करने में। तीसरा ऑप्शन हमारा है भाव विचार तथा ज्ञान को अभिव्यक्त करने में। और चौथा है ध्वनियों का विभेदीकरण करने में। आपको इसके लिए मैं 3 सेकंड देता हूँ, आप इसको सोच के बताइए भाषा विकास में कौन सी श्रवण कौशल की उपयोगिता नहीं है। शुद्ध उच्चारण करने में होती है, शब्द भंडार की वृद्धि, भाव विचार तथा ज्ञान को अभिव्यक्त करने में। अब एक चीज़ सोचिए, ध्वनियों का विभेदीकरण करने में, ये तीनों श्रवण से संबंधित हैं। अब भाव विचार तथा ज्ञान को अभिव्यक्त करना, ये श्रवण से आपकी उपयोगिता बिल्कुल नहीं है। भाव विचार जो आपके हैं, जो ज्ञान है उसको अभिव्यक्त करना है, तो ये आपके श्रवण से ना होकर ये आपके बोलने से है, वाचन से है, आप कह सकते हैं इसको। तो आपका जो राइट आंसर इसका है वो तीसरा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आपके सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं। किस प्रश्न को सबसे, अगर आपको हिंदी भाषा की पुस्तक दे दी जाए और कहा जाए कि बच्चों के लिए सबसे बेहतर प्रश्न क्या मानेंगे आप, तो पहला क्या है, विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था। ठीक है। दूसरा देखते हैं, विवेकानंद के पिता उन्हें मुख्यतः कौन सा विषय पढ़ाना चाहते थे, ये भी ठीक है कि, लेकिन इस अगला देखते हैं, विवेकानंद ने शिकागो में निडर होकर अपना भाषण दिया, अगर आप विवेकानंद की स्थिति में होते तो क्या करते। ठीक है। चौथा है सर्वनाम के नामों का प्रयोग बताइए। अब देखिए ये पहला दूसरा ये जो है बच्चों को रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, और रटने से ज़्यादा उसमें उनको रुचि नहीं आएगी। दूसरे में भी यही है कि मुख्यतः कौन सा विषय पढ़ाना चाहते थे, तो बच्चों को कई बार विस्मरण हो जाएगा, ऐसा प्रश्न भी नहीं। अगर तीसरा प्रश्न आप देखें तो क्या है कि विवेकानंद ने शिकागो में निडर होकर अपना भाषण दिया था। अब बच्चों के अंदर इसी से देखिए उत्साह आएगा कि अरे शिकागो में विवेकानंद जी गए थे और वहाँ पर निडरता के साथ उन्होंने अपना भाषण दिया था, मैं अगर उनकी जगह पे होता तो कैसा भाषण देता, मैं भी उनकी तरह बेहतर भाषण देता, या मैं भी। तो इसमें होता क्या है कि बच्चे कल्पना, कहने का मतलब अलग अलग तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं और इनमें वो बेहतर ढंग से एक्टिव हो जाते हैं, और वो इस प्रकार के प्रश्न में अपनी अभिव्यक्ति, जो उनकी खुद की मौखिक अभिव्यक्ति, जो उनका ज्ञान है, जो उनका भाषा क्षमता है, जो उनकी कहने का मतलब अभिव्यक्ति है, या उनके जो संज्ञान में जो उनके मन में चल रहा है, वो सारी चीज़ें इसमें वो प्रस्तुत कर लेंगे। इससे अच्छा कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें आपको बच्चे की संपूर्ण चीज़ के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ये एक ऐसा प्रश्न है कि इसमें बच्चे के बारे में आपको A to Z पूरी नॉलेज हो जाएगी। बच्चा कैसी समझ रखता है, कैसी सोच रखता है, किस प्रकार की चीज़ें सोचता है, किस प्रकार की चीज़ें करता है, या भविष्य में करने की सोचता है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आज के क्वेश्चन सीरीज को हम यहीं तक रखते हैं। मेरे पास क्वेश्चन की कमी नहीं है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं और भी बहुत सारे हैं, पर वीडियो जब लंबी हो जाती है तो बहुत सारे कम लोग ही देखना पसंद करते हैं। अगर आपको और सारे क्वेश्चन करने हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।